हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, बीकॉम, एमबीए, बीबीए, कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर एमएसएमई अगर आपके सिलेबस में है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। मैं एक ही वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगी। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को हाइप दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरी ये वीडियो पहुँच सके। मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। देखिए यहाँ पर एमएसएमई में दो तरह के क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में वो आपसे ज़्यादातर उसके मीनिंग की बात करता है और गवर्नमेंट किस तरह के सपोर्ट कर रही है वो पूछा जाता है और चैलेंजेस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो इनमें से किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो ऑब्वियसली जो जो आपसे पूछा गया है वो आपको डेफिनेटली मेंशन करने हैं। जैसे कि अगर आपसे मीनिंग पूछा है तो आपको मीनिंग बताना है और इसके साथ ना इसका एक क्राइटेरिया है, वो मैं आपको आगे करवाऊंगी। टेबल है, एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको जरूर से एग्जाम में लिखना है, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस अगर पूछे हैं तो चैलेंजेस हेडिंग देकर उसको एक्सप्लेन भी करना है। अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात पूछी है तो जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए हैं एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताना है। और लास्ट में कंक्लूजन जरूर देना बेटा। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स चाहिए तो कंक्लूजन के बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है कि हम एमएसएमई का मीनिंग देखेंगे, फिर उसके फीचर्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे, क्या चैलेंजेस आते हैं या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एमएसएमई को यानी माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस को, और लास्ट में हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एमएसएमई के मीनिंग से। एमएसएमई जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो छोटे लेवल पर काम करती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैपिटल भी कम इन्वेस्ट किया जाता है और इनसे प्रॉफिट भी कम आता है, ठीक है। अब कितना, सवाल उठता है कि कितना प्रॉफिट या कितना इन्वेस्टमेंट करने पर हम उसे एमएसएमई के अंडर कंसिडर करेंगे। तो इसका क्राइटेरिया मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। आगे करेंगे हम। तो एमएसएमई जो है वो ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो स्मॉल लेवल पर काम करते हैं। कंट्रीब्यूशन इनका बड़ा होता है, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ में ये मदद कर पाते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंक्लूड होती हैं, ये सर्विस सेक्टर होता है, ट्रेडिंग बिजनेस ये लोग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब कि रॉ मटेरियल लेकर आए आपने उसको प्रोसेस किया और उससे एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया। जैसे कि आप आटा लेकर आए, आटे से आपने ब्रेड बनाया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग होगी। सर्विस कौन सी होती है? जो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो सर्विसेज देते हैं। और ट्रेडिंग बिजनेस वो लोग होते हैं जो बना बनाया सामान लाते हैं और फिर किसी और को बेचते हैं। जैसे कि आप बनी बनाई कार लेकर आए हो, आपका कार का शोरूम है, बनी बनाई कार आपने कंपनी से खरीदी और सीधा ही वो आपने कस्टमर को बेच दी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। क्या फीचर्स होते हैं एमएसएमई के? सबसे पहली बात कि इनके जो ऑपरेशंस होते हैं यानी जो एक्टिविटीज होती है वो स्मॉल इन साइज होती है। मींस यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जाती, ठीक है। शॉर्ट एक्टिविटीज होती है, इनमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगाई जाती है। नेक्स्ट क्या है कि इनका लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है। मतलब ये ख्याल रखने वाली बात है कि एमएसएमई में जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो हमेशा लोकल लेवल पर ही की जाती हैं, ठीक है। यानी आप अपने शहर में ही उस चीज को बनाओगे या बेचोगे, इसका लेवल ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये स्टेट या नेशनल लेवल तक काम नहीं करती। नेक्स्ट, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली अगर इनकी एक्टिविटीज थोड़ी हैं, इनका बिजनेस का जो स्केल है वो थोड़ा है, तो इसमें जो कैपिटल लगाया जाएगा यानी जो पूंजी लगाई जाएगी वो भी थोड़ी ही होगी। लेबर इंटेंसिव यानी कि ये ज्यादातर श्रमिक
होते हैं। यहाँ पर लेबर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, मशीन्स का इस्तेमाल कम होता है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और एनवायरनमेंट यहाँ पर चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है। लेबर अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा लेबर को रख लिया जाएगा, अगर डिमांड नहीं है तो कुछ लेबर को निकाल दिया जाएगा। तो फ्लेक्सिबल होते हैं। सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो बड़े पैमाने पर काम करने वाली हमारी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको ज़्यादातर रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम एमएसएमई ही करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसको प्रोसेस करके लार्ज इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चलिए, एमएसएमई को, जो मैंने आपसे क्लास की स्टार्टिंग में बोला था ना कि कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनके आधार पर हम उन्हें डिवाइड करते हैं, तो वो यही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा एग्जाम में मेंशन करना है इसके बारे में। तो हम कैसे कहेंगे कि कोई कंपनी माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम लेवल पर काम कर रही है? दो क्राइटेरिया होते हैं इसको जज करने के लिए। पहला होता है इन्वेस्टमेंट, कि आपने प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और फिर कि आपका टर्नओवर कितना आ रहा है, यानी आपको सालाना कमाई कितनी हो रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो डेटा आपको नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। जो हमारा बजट आया था ना 2025 में, उसमें ये जो रिवाइज्ड की गई है वैल्यूज। ठीक है। अगर आपका कोई ओल्ड एडिशन वाली बुक है ना, तो उसमें आपको दूसरी वैल्यूज नजर आएंगी, तो वो पुरानी वैल्यूज हैं, उस पर आपको आंसर नहीं लिखना, आपको ये वाली वैल्यूज लर्न करनी है। ठीक है। तो अगर कोई कंपनी जो है वो 2.5 करोड़ से कम या 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है और सालाना वो 10 करोड़ या उससे कम का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब अप टू 10 करोड़ तक वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाई जाएगी। ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइज उसको कहेंगे जो कम से कम 2.5 करोड़ से ऊपर लेकिन 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रही है, और अगर उसका सालाना टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ऊपर है लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं जा रहा, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज में कंसिडर होगी। और जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 करोड़ से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि 25 करोड़ तक की तो स्मॉल में आ गई ना, 25 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 125 करोड़ तक का है और जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ तक का है, तो वो हमारी मीडियम एंटरप्राइज कहलाई जाएगी। ठीक है। ये टेबल आपको याद करना है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी एमएससी। अच्छा, अब सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि अगर किसी के 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है या जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वो आपकी बिग इंडस्ट्रीज में काउंट हो जाएगी, फिर वो एमएसएमई के अंडर नहीं आता। ठीक है ना। चलिए, इम्पॉर्टेंस, इसको हम बेनिफिट्स भी कहते हैं। तो क्या फायदा है एमएसएमई का, या इसको एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जा सकता है, रोल ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी एमएसएमई को सरकार अब इतना बढ़ावा क्यों दे रही है, क्यों गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें इसके ऊपर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है ना, उसमें उसकी जीडीपी में लगभग 45% योगदान जो है ना वो एमएसएमई का है, और लगभग 7.5 करोड़ की जनसंख्या हमारी ऐसी है जो एमएसएमई के ऊपर डिपेंड है, वहां से उनको जनरेशन हो रही है एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा दिया है और ये जो डेटा था इसको चेंज किया है। तो एमएसएमई सबसे पहला क्या फायदा है कि दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये स्मॉल लेवल पर काम कर रही हैं और लोकल लेवल पर काम कर रही हैं। तो जब हमें प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और हम लोकल लोगों को ही जॉब्स देते हैं। इस तरीके से बेरोजगारी का लेवल जो है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट, सपोर्ट द रूरल डेवलपमेंट। एमएसएमई जो है वो ज़्यादातर रूरल एरिया पर फोकस करती है, क्योंकि विलेजेस में हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है और लेबर भी हमें सस्ती मिल जाती है। ठीक है। तो जब आप रूरल एरियाज में अच्छे खासे लेवल पर बिजनेस चलाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और गांव का भी विकास होगा। नेक्स्ट क्या है? प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। हमारे जो रीजन है ना, जैसे कि नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ठीक है, इनमें कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, आज भी उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन अगर ऐसे इलाकों में एमएसएमई की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली उस रीजन का जो डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो रीजन भी बैलेंस्ड ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, पिछड़े नहीं रहेंगे, उनमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट,
एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एमएसएमई जो है वो बढ़ावा देता है लघु उद्योगों को, जिसकी वजह से लोग जो हैं आत्मनिर्भर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, थोड़े कैपिटल से ज्यादा मुनाफा वो कमा पाते हैं। बूस्ट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा खासा रॉ मटेरियल यहाँ से मिल जाता है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से बहुत अच्छे मिल रहे हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। ठीक है, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा बताइए? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, सामान बेचोगे तो बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, और फॉरेन करेंसी आएगी तो ऑब्वियसली हमारे देश की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट, सपोर्ट लार्ज इंडस्ट्रीज, अगर आपको लार्ज इंडस्ट्रीज अच्छे से चलानी है तो उसके लिए एमएसएमई बहुत यूजफुल है क्योंकि ये लोग आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, यूज लोकल रिसोर्सेज, ये लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स लेबर का, कैपिटल का, ठीक है, मशीन्स का। तो इससे क्या होगा कि लोकल लेवल की ग्रोथ होती है, और हम जो हमारे विलेजेस हैं वो धीरे धीरे शहरीकरण उनका होता जा रहा है। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नए नए तरीके खोजना, कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपके प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी डिमांड है तो आप वहाँ के प्रोडक्ट्स के साथ compete करना चाहोगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाना इतना आसान तो नहीं है। तो आप हर रोज अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट्स करेंगे, इनोवेशंस करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव होंगे और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, विदेशी बाजारों में हमारे देश की चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारी जीडीपी जो है उसमें लगभग 45% ग्रोथ जो है ना कंट्रीब्यूशन वो एमएसएमई का है। ये लोग इतना ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं कि उससे हमारी इकोनॉमी मजबूत बन रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो है प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस। देखिए, आपको एमएसएमई देखने में जितना आसान लग रहा है और इसके बेनिफिट्स देख के लग रहा होगा कि कितनी अच्छी चीज़ है ये, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इसको बढ़ने नहीं दे रही, या ये कहिए कुछ तो ऐसे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं जिस वजह से एमएसएमई उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुंची जिस लेवल तक इसको होना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम्स है इसमें? फर्स्ट है लैक ऑफ फाइनेंस। ऑब्वियसली अगर आपको बिजनेस चलाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, खुद का पैसा लगाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंडर कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं जिसमें हमें एंटरप्रेन्योरशिप को पैसा दिया जाता है, तो वहाँ पर अपने लिए अपील करना और उसमें आपका नाम आ जाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोन लेने की बात करो बैंक से तो उस पर भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की कमी इसमें बहुत रहती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये एमएसएमई जो है ये ज़्यादातर रूरल एरियाज में है, और रूरल एरिया यानी कि गांव में अच्छे रोड नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, जिस वजह से हमारा जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से हमारा सामान सही समय पर सही सलामत विदेशों में या शहरों में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, और एमएसएमई को ग्रो करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ रहा है। अब सीधी सी बात है, सड़कें ब्रिज बनाने का काम तो सरकार का है, ये गांव के लोग तो नहीं कर सकते, है ना। लेकिन सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो छोटे छोटे गांव में इतना ज़्यादा ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो कई बार पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी एमएसएमई ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट है कंपटीशन। ऑब्वियसली एमएसएमई क्या है, इसे ज़्यादातर स्मॉल लेवल पे बनाया जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो ज़्यादा हाई फाई नहीं होती, मशीन्स भी ज़्यादा महंगी नहीं होती, जिस वजह से इनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो कुछ खास अच्छी नहीं होती। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जब आप फॉरेन मार्केट में जाओगे वहाँ पर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के साथ, है ना। तो इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, कंपटीशन बहुत हैवी है। नेक्स्ट, लो टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको भी बताया कि ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करते, ये ज़्यादातर लेबर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, कई बार एमएसएमई में क्या होता है कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो बनाते हैं उनकी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस प्रोडक्ट को एक्चुअल में कहाँ बेचना चाहिए, कहाँ इनके इस प्रोडक्ट के सही दाम इनको मिल सकते हैं। तो इनको प्रॉपर मार्केटिंग नहीं करनी आती, ये अच्छी तरह से एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशंस नहीं कर पाते, जिस वजह से लोगों को इनके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। नेक्स्ट है डिलेड पेमेंट्स, कई बार जो ये सामान बेचते हैं उसकी टाइम पर पेमेंट नहीं मिल पाती, या सरकार को कोई सामान बेचा है उससे टाइम पर पेमेंट नहीं आती है,
या और किसी पर्सन को बेचा है उससे टाइम पे नहीं आती है, तो डिले पेमेंट होने के कारण ये टाइम पर रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाएंगे। अब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो भैया आप सेल्स कैसे करोगे? तो यहाँ ये भी सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है स्किल्ड लेबर शॉर्टेज, क्योंकि हम यहाँ पर जो लेबर ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? गाँव से। अब गाँव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर ना हो, टैलेंटेड और स्किल्ड लोग ना हो, तो ऑब्वियसली बिजनेस को नुकसान हो सकता है ना। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस इश्यूज, यानी कि एमएसएमई में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिस पर बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनमें रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिस वजह से एमएसएमई ग्रो नहीं कर पाता, वो सिर्फ पेपर वर्क में और कानूनों में ही उलझ के रह जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनलिज्म एंड स्किल्स, यानी कि प्रोफेशनल नहीं है लोग, लोग व्यापार करना तो चाह रहे हैं लेकिन प्रोफेशनल्स की तरह नहीं कर पाते, छोटे लेवल पर व्यवसाय शुरू किया और उसको ढंग से वो चला नहीं पा रहे, उनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, तो इस वजह से भी एमएसएमई जो है वो अच्छे से नहीं चल पाता। तो एमएसएमई और न्यू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हैं जो तरह तरह से लोगों को नॉलेज देते हैं, ट्रेंड करते हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वीडियो देख लीजिए, मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है एमएसएमई को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अपने पिछले पॉइंट में कि लोगों में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट देती है, सहारा देती है। क्या सहारा दिया है उसने? सबसे पहले एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन और उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी ये कहते हैं कि अगर आप एमएसएमई अच्छे से चलाना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो, सिंपल ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जैसे हम आधार कार्ड में अपना नेम रजिस्टर कराते हैं या किसी और चीज़ के लिए, है ना, वैसे आप रजिस्ट्रेशन करा लो। इससे क्या बेनिफिट होगा? सरकार को पता चल जाएगा कि ये एमएसएमई के अंडर स्कीम आई है, ये पर्सन बिजनेस चला रहा है, तो वो टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट करेगी, ट्रेनिंग देगी। नेक्स्ट क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, ये एक स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने जिस पर वो फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं। कोलेट्रल फ्री लोन क्या होता है? यहाँ लोन फ्री में नहीं दिया जा रहा, कोलेट्रल फ्री लोन दिया जा रहा है। कोलेट्रल होता है गिरवी रखना। ठीक है, जब हम लोन लेने लगते हैं ना तो हमें, जैसे बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो स्कीम है इसके अंडर अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आपको लोन ऐसे ही मिलेगा, आप सिर्फ उस पर इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम सरकार ने चलाया है ये नए बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए चलाया है। इसके अंडर लोगों को सस्ते दामों पर लोन अवेलेबल होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, इनको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, स्किल्ड बनाया जाता है लोगों को। नेक्स्ट क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर क्या होता है कि एक इसको आप ना जिला समझ सकते हो कि एक क्लस्टर में, ठीक है, एक क्षेत्र में ये प्रोग्राम चलाया गया है, तो उस क्षेत्र में जितने भी एमएसएमई होंगे ना उन सबको ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये हेल्प करता है कि आप मिलकर काम करें। क्लस्टर होता है गुच्छा, अगर हम हिंदी में कहें तो गुच्छा। ठीक है, तो ये क्या करता है, छोटे छोटे एमएसएमई को जोड़कर आपस में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना देता है और उनको गुच्छे के रूप में काम करने में मदद करता है, जिससे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ये ऐसा प्रोग्राम है जो एक पर्सन के अंदर स्किल्स को डेवलप करता है, यानी यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे ताकि आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकें, अच्छे प्रोडक्शंस कर सकें, कॉस्ट को कम कर सको और प्रॉफिट्स को बढ़ा सको। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट आता है सब्सिडीज एंड टैक्स बेनिफिट। गवर्नमेंट जो है वो एमएसएमईज को काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स देता है, मतलब जब वो टैक्स पे करते हैं उनको अच्छी खासी छूट मिलती है और सब्सिडीज भी पे करते हैं। ठीक है, जिससे कि एमएसएमई ग्रो करे, उनके ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपका सजेशन कोई होगा तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली इस पर काम करूँगी। ठीक है, चलिए, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।